नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील हैं। ये सीटें खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत और केराना है। वहीं पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। चक्रव्यूह तैयार है और पश्चिम के पहले द्वार पर यूपी के पहले चरण का घमासान भी जारी है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं एआईएमआई नेता राशिद जमील, सपा नेता मंजूर आलम और भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं अजितेश जायसवाल। तो आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जाना चाहेंगे सपा नेता मंजूर आलम के पास। तो मंजूर आलम, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आज यूपी में पहले चरण का जो मतदान है वो हो रहा है, क्या लगता है किसकी जीत आखिर होने वाली है? देखिए, तो पश्चिम में जो पहला चरण का चुनाव शुरू हुआ है, वहां पे जिस तरह से मतदान हो रहा है, हैंडपंप और साइकिल संयुक्त गठबंधन को भारी मत वहां मिल रहा है और काफी वहां के वहां के मतदाताओं में उत्साह है और सरकार परिवर्तन करने के लिए वहां के मतदाताओं में उत्साह है, ये देखने को मिल रहा है। यह जनता और किसान, वहां पश्चिम में किसान लोग हैं, वह लोग सरकार भारी संख्या में वोट डाल रहे हैं और ये देखने में लग रहा है कि सरकार परिवर्तित हो रहा है। जी मंजूर आलम जी, अगर सपा की बात करें यहाँ पर, तो क्या लगता है किन मुद्दों के साथ सपा 2022 में अगर आती है तो कौन से मुद्दे उनके सबसे पहले हैं? हमारी अगर सरकार आती है तो हमने वादा किया है कि हम किसानों को जो बिजली, जो आम जनता को बिजली 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसानों को हम सिंचाई फ्री करेंगे, कर्मचारियों को पेंशन हम देंगे। यह मेरा अहम जो है मुद्दा है और हमारी सरकार बनने के बाद हम इस मुद्दों पर, इस जो वादा किए हैं, इस पे हम काम करेंगे और ये इसी से आकर्षित होकर पूरे मतदाता जो है वह समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी संख्या में वोट दे रहा है कि हमारा घोषणा पत्र में जो हमने रखा है कि हम रोजगार देंगे। सबसे बड़ी चीज है कि रोजगार आज की बहुत जरूरत है और वहाँ किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों पर अत्याचार हुआ और वह अत्याचार का बदला लेने के लिए किसान आज संयुक्त समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ भारी संख्या में मतदान कर रहा है। हमारी सरकार बनने पर रोजगार का हम काम करेंगे, हम जो है विकास का काम करेंगे, हम 300 यूनिट बिजली जो हमने वादा किया है वह माफ करेंगे, सिंचाई का जो व्यवस्था हमने किया है कि हम फ्री करेंगे और तो हमने जो है कर्मचारी का वादा किया, हम पेंशन की उत्साहित होकर समझ जी मंजूर आलम जी, सरकार बनाने के लिए भारी संख्या में मतदान शुरू कर। जी मंजूर आलम जी, जिस तरह से आपने बात कही अभी कि सपा अगर आती है तो वो इन चुनावी जो बता रहे हैं आप कि बिजली मुफ्त करेंगे किसानों के लिए, छात्रों के लिए विकास है, रोजगार है, हर तरह, लेकिन बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में ये सभी दावे करे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा किया हुआ था वह जनता जानती है। ये 2014 के चुनाव में भी घोषणा किए थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हम जो है उनको काला धन विदेश से लाएंगे। तो जनता ये देख चुकी है कि नहीं, ये 15 लाख किए ना, ये काला धन लाए, तो इन पर विश्वास नहीं है आम जनता को। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो वादा 2012 के चुनाव में किए थे कि हम जब सरकार बनाएंगे तो हम लैपटॉप देंगे छात्रों को, गेट पे बैठा रहा जो भी है हमसे मत मिलेगी, डांट लिया कि अंदर चला जाओ। सरकार बनने पर इन्होंने काम किया और इसी उनके किए हुए ही वादे पर आज भी जनता जो है विश्वास है कि ये आएंगे तो पेंशन भी देंगे और महिलाओं को भी पेंशन देंगे और कर्मचारियों को भी पेंशन देंगे, किसानों को भी फ्री में सिंचाई देंगे,
और उसके साथ 300 यूनिट बिजली भी फ्री में देंगे। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे अखिलेश यादव जी रोजगार भारी संख्या में देने जा रहे हैं। वह रोजगार, हमारे बेरोजगार लोग लाठी खा रहे हैं और सड़कों पर जो रोजगार के लिए जा रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं, और उनको जो है किसान जा रहे हैं अपने अधिकार मांगने के लिए तो किसानों को लाठी मारा जा रहा है। तो जी चलिए, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेश जायसवाल। जितेश जी, क्या लगता है किन वादों के साथ अब फिर से अगर एंट्री होती है भाजपा की एक बार फिर से, तो कौन से विकास कार्य सामने आ रहे हैं? ये प्रथम चरण के मतदान जो है ये संकेत दे रहा है। जी जितेश जायसवाल, आपकी ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, क्या लगता है अगर फिर से एक बार भाजपा की ग्रैंड एंट्री अगर होती है तो कौन से मुद्दे अब उनके सामने आने वाले हैं? अजतेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, क्या लगता है अगर जी जी सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पश्चिमी का चुनाव जो शुरू हो रहा है, भाजपा की जो विजय की पटकथा है यहीं से लिखी जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों को लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें प्रत्याशी सुबह दिया और शाम को उन्होंने लौटा के दूसरे को दे दिया टिकट। इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव जी की निराशा, समाजवादी पार्टी की हताशा आप समझ सकती हैं कि जो प्रत्याशी टिकट नहीं बांट पा रहा है, जिन प्रत्याशी जो पार्टी टिकट सही से नहीं बांट पा रहे हैं, वो चुनाव जीतने की बात कैसे कर सकते हैं, ये आप समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जो ये लड़ रहे हैं, जयंत चौधरी जी का पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 2017 में कई सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक आध सीट पर उनको विजय हासिल हुई होगी जो है। तो ऐसा नहीं है कि जनता वहां पे मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने पलायन हुए हैं, जितने वहां पे एंटी काम हुए हैं, वो सब कामों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। पश्चिमी की जनता मोदी जी के साथ है, वहां का किसान मोदी जी के साथ है। देखिए, जो काला कानून था जिस पर किसानों का विरोध था, उस काले कानून को सरकार द्वारा वापस लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले शब्दों में सबके सामने आके उन तीनों काले कानून को वापस ले लिया और किसानों के हित की बात को सर्वोपरि रखते हुए यह वादा किया कि किसानों के लिए जो सबसे अच्छा होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी आपने देखा होगा किसानों के लिए घोषणा पत्र में आप बीजेपी का जारी हुआ है, उसमें देखेंगे कि किसानों मंजूर आलम जी, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मंजूर आलम जी, आपके पास आऊंगी। मंजूर आलम जी, जी बिल्कुल। आपको बता दूं, ये मंजूर आलम जी, नोटबंदी का मुद्दा उठा रहे थे, नोटबंदी के मुद्दे को ये बता रहे थे कि जनता उसको पसंद नहीं कर रही है, जनता इन्हें नकार देगी। ये परिणाम आप सबके सामने था। आपने देखा होगा 2017 में भी पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विजय की शुरुआत हुई थी। इस बार भी मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि भाजपा की जो विजय की शुरुआत होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी और बहुत ही बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जी, क्या लगता है जिस तरह से अभी आपने कहा किसानों के लिए जो अब सिंचाई के लिए बिजली उनकी मुफ्त कर दी गई है, घोषणा पत्र जिस तरह से आया उनका भाजपा का, क्या लगता है जो किसान थे अब वो मान गए? असर कुछ चुनाव पे नहीं पड़ेगा? कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो भी नाराज थे। देखिए, जो किसानों की हित के लिए तीनों कानून लाया गया था केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से सरकार तक जब खबर पहुंची कि भाई किसान हमारे नहीं संतुष्ट हैं से, तो सरकार ने बिना लाग लपेट के स्पष्ट रूप से कानून को वापस लिया, किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए। और के हितों को नहीं, इलेक्शन में आपने चुनाव हार गया, उपचुनाव जो अंचल में मंजूर आलम जी चुनाव में आपने हार गया तो वह डर गया, ये बिल को वापस लिया है, न कि किसानों के आमदन नहीं
किसानों पर लाठी नहीं चलाए होते। मंजूर आलम जी, अजीज जी को बोलने दीजिए। आपका कोई मंत्री हाथ लेने नहीं गए जी। इस समय जो है लोग रात में टेंट में समझाने में लोग जाड़े में मरते रहे, वहां कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन उत्तरांचल का चुनाव में जब वो चुनाव हुआ उसमें आप हारने लगे तो उससे चिंतित होकर आपने किसान बिल को वापस लिया है। नहीं देखिए ये जो आपका वोट घटने है नहीं, मैं जैसा बता रहा हूँ हकीकत ये है कि जो समाजवादी पार्टी अपने सुबह प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है, शाम को वापस कर दे रही है। आप कल्पना करिए, मैं इस प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि जिनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे चुनाव लड़ाने के लिए, वो चुनाव कहां से जीत रहे हैं, जरा इस बात को तो वो बताएं। डिबेट में आगे कहने द्वारा जो है इस तरीके से हमारे एक किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो भारी संख्या में समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी लगे हुए हैं। ठीक है, यादव जी, AIMIM नेता हमारे साथ राशिद जमील भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास जाना चाहेंगे। राशिद जी, क्या लगता है जिस तरह से आज पहले चरण का चुनाव है, आगे क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है आखिर? राशिद जमील जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? राशिद जमील, शायद राशिद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मंजूर आलम, आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सभी फसलों पर MSP देने का वादा किया था, उसके बाद जब भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, सेम यही चीज भाजपा के घोषणा पत्र में भी कही गई कि अब इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी जब समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र जारी हो चुका था और हम लोगों ने अपना सारी बातें कह दिया था जनता के बीचों में, तो जनता ने हमारी घोषणा पत्र को पढ़ लिया था, हमारी अखिलेश यादव जी के विचारों को जान लिया था कि समाजवादी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। 300 यूनिट बिजली, हमने बहुत पहले कहा कि मेरी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर दें जी, महिलाओं को पेंशन देंगे, कर्मचारियों को पेंशन देंगे। तो ये सब चीजों को देख के जनता जब हमारे तरफ आकर्षित होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी डर गई और डर के इन्होंने भी यह बात कहना शुरू कर दिया कि हम भी जो है इतना बिजली सस्ता कर देंगे। क्यों नहीं? मेरा सवाल है कि ये जो है आज जो बिजली बिल आधा कर ये क्यों नहीं 6 महीना पहले, साल भर पहले इन्होंने आधा किया? ये तो लोगों ने 300 यूनिट बिजली की बात जब किया तो ये डर के मारे अब आधा कर दिए। ये पहले क्यों नहीं किए? ये अगर इनको सुविधा ही देना था तो सरकार अभी 6 महीना पहले इनको घोषणा करना चाहिए कि मैं माफ कर दूंगा, मैं ये सुविधा दूंगा। जो विचार को जनता के बीच में रख दिया है और जनता उसको रिस्पांस दे रही है, उस पर जो है अमल कर रही है। उसको अच्छा लग रहा है कि अखिलेश जी जो है वो रोजगार देंगे, अखिलेश जी जो है वो आपको मुफ्त बिजली सिंचाई देंगे। इस पे जनता जो है हमारे साथ आने लगी, तो इससे घबरा के डर के मारे इन्होंने भी अपना घोषणा पत्र में वो बढ़ा के अपनी बातों को कहने लगे। लेकिन जनता सब कुछ जान रही है, जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये 2017 का ये समय नहीं है, ये 2022 का कार्यकाल है और जनता इनकी सरकार से पीड़ित है। गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़े सारे लोग इस सरकार से मजबूर, सारे उत्पीड़ित हैं और सारे पिछड़े समाज लोग इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी भारी संख्या में शामिल हुए हैं। इन लोग के छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहा है और उन लोगों का ये विचार है कि सरकार को बदला जाए। और ये पश्चिम से शुरुआत हो गया मतदान। आज 10 फरवरी को पहला चरण का मतदान हो रहा है। वहां पे हैंडपंप और साइकिल में जो है भारी संख्या में वोट पड़ रहा है। यह आने वाला हमारा 10 मार्च को मालूम हो जाएगा कि अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, लेकिन जिस तरह से मंजूर आलम जी, ये जो परिवारवाद का जो नारा है वो कहां तक सही लगता है? मेरा ये कहना है कि माननीय राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके भी लड़के चुनाव लड़ रहा है, नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, उनके भी लड़के लड़कियां चुनाव लड़ रहे हैं, उन पे बात नहीं होती है। सिर्फ जो है और समाजवादी लोगों पे ही बात होती है।
और भी तो लोग भारतीय जनता पार्टी में, टंडन जी हैं, उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लड़के के टिकट के लिए मारामारी कर रहे थे। रीता बहुगुणा जोशी जी अपने लड़के के लिए वो लोग भी तो अपने परिवार के लोगों को टिकट दिला रहे हैं, अपने भाई को टिकट दिला रहे हैं। वहां परिवार की बात नहीं चलेगी, सिर्फ समाजवादी पार्टी पे। जी मंजूर आलम जी, जिस तरह से भाजपा के कई नेता जो थे वो सपा में शामिल हो गए हैं, क्या लगता है इसका असर कितना चुनाव पर अब पड़ने वाला है? जी जी सुन नहीं पाए, बोलिए। मंजूर आलम जी, क्या लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो जब सपा में अब शामिल हुए हैं, कितना असर पड़ने वाला है इसका? खास तौर से पिछड़े समाज के स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लेके दारा सिंह चौहान से लेके जितने सैनी से लेके जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, के वर्ग के लोगों का काफी उत्साह है। इसका जो है वह ये लोग तो जिस एरिया में है उधर पूरे प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पकड़ है, उनके मतदान कर रहे हैं और करेंगे। और उनके आने से समाजवादी पार्टी गठबंधन काफी मजबूत हुई है। इसी से आपने कहा जोड़ा है, हमारे हमारी पार्टी को मजबूती मिली है और हमारा गठबंधन बनाने में। मंजूर आलम जी, जोड़ लिया, जी को जोड़ लिया। हमारे साथ एआईएम नेता राशिद जमील जुड़ चुके हैं इस वक्त। राशिद जी, क्या लगता है जिस तरह से पहले चरण का मतदान जो है वो आज शुरू हुआ है, किसकी जीत आपको लग रही है? क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है आगे? इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया समीकरण तैयार हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुत लंबे अरसे से मुसलमान वोट कर रहे थे जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत लंबे समय से मुसलमानों को उसका हक हुकूक नहीं दिया। और अभी भी इन्होंने हर एक से गठबंधन किया, मौर्य जी से गठबंधन कर लिया, कृष्णा पटेल जी से गठबंधन कर लिया, जी से गठबंधन कर लिया, लेकिन इन्होंने किसी दलित समाज की पार्टी से गठबंधन नहीं किया, मुस्लिम समाज से गठबंधन नहीं किया। इनको गलतफहमी हो गई है कि हम मुस्लिम विधायकों को मर के मार के बना देंगे, उनके साथ जुल्म ज्यादती करेंगे। और हिंदू यवानी के अध्यक्ष को, सुनील सिंह को, जो मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकाल कर रेप करने की धमकी देते हैं, उनको पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे और मुसलमानों को टिकट काट देंगे, मुसलमान शब्द से परहेज करेंगे। और दाढ़ी वाले जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो इज्जतदार लोग हैं, उनको चुनाव प्रचार से दूर रखेंगे, उनको मंच में नहीं चढ़ने देंगे। उसके बाद ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम समाज इनको वोट कर रहा है। जी मुस्लिम समाज इतना गया गुजरा नहीं है। और इस बार जो सरकार बनेगी, कोई भी सरकार हमारे समर्थन के बगैर उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। अब जो सरकार बनेगी किसी की, तो हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। हमारा समर्थन जिसको होगा उसी की सरकार बनेगी, इससे पहले सरकार बनने वाली नहीं किसी की। बिल्कुल, जिस तरह से बताया क्योंकि हमारे वोट के बगैर समाजवादी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा तो खुद अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सदन में नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे पार्लियामेंट हो। तो ये लोग हमेशा जो है मुस्लिम समाज का वोट लेकर और सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद मुसलमानों का उत्पीड़न करते हैं, उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद कराते हैं। और जब नौकरी की बात आती है तो यादव समाज को अधिक से अधिक नौकरी देने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जब जब सरकार बनी, 27% आरक्षण पिछड़ों का है। उस 27% पिछड़ों के आरक्षण में 8.5% मुस्लिम पिछड़ों का आरक्षण है। लेकिन इन बेईमानों ने, दोनों सपा बसपा की सरकारों ने मुस्लिम जो 8.5% आरक्षण था मुस्लिम बैकवर्ड का, उसको न देकर यादव समाज को मुस्लिमों का पूरा हक हुकूक देने का काम किया है। और इनको इस चुनाव के अंदर मुस्लिम समाज आएगा, और जो एमआईएम गठबंधन है, एमआईएम पार्टी है, उसको वोट देकर कि हमारे बगैर इस उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाएगी। जी, मंजूर आलम हमारे साथ जुड़े हुए। मंजूर आलम, आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है जिस तरह से राशिद जमील जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो समाजवादी पार्टी है वो दंगा फैला रही है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये कोई
पहली बार ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे भाई जो भी बात कर रहे हैं, ये मैं जानकारी दे दूं, इनको भी जानकारी होगा। 2017 के चुनाव भी ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ चुके हैं और यहाँ के मुसलमान मतदाता उनकी दिया है कि उनको कितना बड़ा नेता मानता है। 2017 में चुनाव लड़े हैं, उनको दिखा दिया कि उनकी क्या औकात है, समाजवादी पार्टी की कितनी औकात है, 2017 में बता दिया है। अभी इन्होंने बंगाल में गए चुनाव लड़ने ओवैसी साहब, और बंगाल में चुनाव लड़े, वहां के जनता और वहां के मुसलमानों ने दिखा दिया कि हम जो है ममता बनर्जी की सरकार बनाएंगे, हम किसी के चक्कर में पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और उन्होंने ओवैसी साहब को घास तक नहीं डाला, सीधे ममता बनर्जी को सरकार बनाया। तो ये चक्कर में न रहे, सीधे आम मुसलमान जो है वो जानता है कि इस समय सबसे बड़ी समस्या मुसलमान के सामने है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। और वो हटाने के लिए सीधे सीधे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन को भारी संख्या में मुसलमान वोट दे रहा है। आने वाले 10 मार्च को समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। समाजवादी पार्टी के आने के बाद ही उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बीजेपी राइज करी है। 60 साल के अंदर बीजेपी 2 सीट से पार्लियामेंट में 3 नहीं हो पाई थी, लेकिन मुलायम सिंह के आने के बाद बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। और आप ये बताइए 2014 में और 2017 में, 2019 में, 2014 में ओवैसी साहब नहीं खड़े थे, 2017 में मात्र 36 सीटों पे लड़ रहे थे, और 2019 में तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ रही थी। अगर जो समाजवादी पार्टी यादव समाज अगर वोट दे देता और बसपा का दलित समाज वोट देता, मुसलमान वोट दे देता, तो मुसलमानों को तो पूरा वोट दिया 19 में। उसके बाद ये यादव समाज कहाँ चला गया? बीजेपी में चला गया। तो आप लोग समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट है वो बीजेपी को वोट कर रहा है। मुलायम सिंह यादव सदन में कह रहे हैं मैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। मुलायम सिंह मंत्री देखना चाहते हैं। और जब योगी जी शपथ ग्रहण करते हैं तो ओवैसी साहब जाते हैं वहां शपथ ग्रहण समारोह में। ओवैसी साहब योगी जी के साथ खाना खा रहे हैं। पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव का आधा परिवार बीजेपी में चला गया है, आधा परिवार यहाँ है। 2014 में खाली मुसलमान वोट था और 2017 में भी खाली मुसलमानों का वोट था। जिन गैर मुस्लिम प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था वो अपने घर का वोट नहीं ला पाए। 2019 के अंदर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन हुआ, उसके बाद भी ज्यादातर सीट गठबंधन हार गया। तो मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव के बेटे को नेता बनाने का ठेका नहीं ले रखा है। अगर हमारे ही वोट से तुम्हारी जीत होनी है तो हम अपनी जायसवाल आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जवाब है इसका? तो हम अपने वोट से अगर हमको चुनाव में जीतना है तो हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर हमारे मुद्दे में लड़ाई लड़ेगी। हम वोट हमारा है, राज यादव जी को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हैं? आप तो एक पार्टी, सारी पार्टियों से आपने गठबंधन किया, छोटी छोटी पार्टी जिसकी 1% की औकात नहीं, वोट नहीं है। राशिद जी आपके पास वापस आएंगे, अजितेश जायसवाल आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ जवाब है इसका? पूछते हैं तो आपको इस बात का पता अंदाजा चल जाएगा 10 तारीख को कि हम सियासी अछूत, हम तुमको इस उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी अछूत बना देंगे। हमारे वोट के बगैर तुम्हारी हालत क्या होगी ये 10 मार्च को आपको देखना होगा। राशिद जी वापस आएंगे आपके पास। भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हमारे साथ, अजितेश जायसवाल जी आपके पास दोबारा आना चाहेंगे, क्या कुछ जवाब है इसका? जिस तरह से राशिद जमील लगातार ये आरोप लगाते जा रहे हैं, देखिए क्या कुछ कहना है? पहली चीज तो मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ताओं की एक परंपरा रही है, जब भी वे चैनल पे बैठते हैं तो सबसे पहले वो मुस्लिम मतदाताओं पर अपना एकाधिकार जताते हैं। यही सबसे देखिए प्रदेश की बिल्कुल अजितेश जी, यहाँ पर सवाल, पहली बात है हिंदू और मुसलमानों का अब नहीं है सवाल। जी वही मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब भी चैनल डिबेट पे बैठते हैं सबसे पहले यह मुद्दा उठाते हैं कि मुसलमान हमारे साथ जा रहा है। इसीलिए प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के इसी चाल चरित्र चेहरे को पहचान जाती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव की बार 80 बनाम 20 का है। ये जब 20% की बात करते हैं खुले मंच से कि 20% के दम पे सरकार बनाएंगे, वहीं 80% प्रदेश का जो हिंदू जनमानस है उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है। चुनाव उसी वक्त क्लियर हो जाता है कि 80 बनाम 20 फिर से बुरी तरह समाजवादी पार्टी हार रही है। दूसरी चीज आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसमें लाखों मुसलमान भाई काम करते हैं।
उत्तर प्रदेश में एक एक जिले में एक एक बूथों पे अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम है, लाखों मुसलमान कार्यकर्ता है, लाखों मुसलमान नेता है भारतीय जनता पार्टी में। आपने टिकट दिया है उत्तर प्रदेश, देखिए टिकट सुनिए, टिकट देने से दिया है, टिकट देने से नहीं, मोहसिन रजा जी को मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी चलिए ने। मंजूर आलम है। हम टिकट से तय नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से आपने राजनीति में ये 20% की बात करते हैं, अधिकार जमाते हैं, ये सबसे गंदी राजनीति का नमूना है। इसे प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। मंजूर आलम, पहले चरण का मतदान है 58 सीटों पर, जिस तरह से मतदान ये हो रहा है, क्या लगता है सपा कितनी सीटें जीतने वाली है? लगभग 58 में लगभग 45 के आसपास हम लोग सीट जीतने जा रहा है। 45 जी हेलो जी देखिए, बीजेपी की जहां तक बात है जी हेलो जी मंजूर आलम जी 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 जी, ये सवाल था कि जिस तरह से आज यूपी में पहले दौर का जो मतदान है 58 सीटों पर ये मतदान हो रहा है, सपा की अगर बात की जाए यहाँ पर तो क्या लगता है कितने सीटें जीतने वाली है सपा इस बार? 45 से ऊपर ही हम लोग सीट जीत रहे हैं वहां पे जी। 45 से ऊपर जो है हम लोग सीट जीत रहे हैं। 58 में आज जो 10 फरवरी को मतदान हो रहा है उसमें हम लोग 45 से ऊपर सीट जीत रहे हैं प्रथम चरण में। अजितेश जायसवाल, क्या लगता है आपको 58 सीटों पर जिस तरह से मतदान हो रहा है, भाजपा के हाथ में कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, अभी जब चुनाव चल रहा था तो पहले सपना अखिलेश यादव जी को आता था सरकार बनने का जी। अब जब चुनाव वोट पड़ रहा है तो उनके कार्यकर्ताओं को भी सपने आने लगे। तो जो इनका सपना है 10 मार्च को सपना चकनाचूर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों में लगभग 50 सीटों पे चुनाव जीतेगी। 2017 की तरफ प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के तहत काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के घर में जहां गरीब है, जिनका सबको केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राशन दिया है, सबको उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अपने काम के बलबूते हम चुनाव जीत रहे हैं। हर बूथ पे हमारा संगठन खड़ा हुआ है। हम अपने काम के माध्यम से जितनी सरकार की योजनाएं है कि घर पे हमने लागू किया, उस कार्य के माध्यम से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं जो है जी। बाकी सपने देखते रहेंगे। अजितेश जायसवाल, जिस तरह से आपने अभी बोला कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला महिलाओं को, लेकिन जो जनता है वो एक मुद्दा उठा रही है कि आज उनके घर में गैस सिलेंडर तो है लेकिन उनको भरवाने के लिए पैसे नहीं है इतने कि वो उस गैस सिलेंडर को भरवा सकें, और आज वो खाली एक स्टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है गैस। देखिए, अभी बीजेपी ने जो पहले चरण में सबसे पहले ये सोचा, जिसने कभी उत्तर आजादी के 70 साल बाद तक किसी दल ने नहीं सोचा था, माताओं बहनों को जो रसोइयां की गैस धुआं होती है उस धुएं से आजादी दिलाने की गैस का जो है आवंटन किया महिलाओं को। आने वाले समय में अभी आपने घोषणा पत्र में देखा होगा कि 2 सिलेंडर देने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है घोषणा पत्र में। जल्द ही जो है इस विषय पे भी आने वाली सरकार जो 10 मार्च बाद सरकार बनेगी, इस पे भी चर्चा किया जाएगा और जो है सिलेंडर के विषय में एकदम मिनिमम महिलाओं को दिक्कत ना हो, आसानी से सिलेंडर के उनके घर में चल सके, गैस चल सके, इस पे भी आगे विचार किया जाएगा पार्टी की तरफ से। जी, क्योंकि जो 3 बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक महंगाई जो है वो भी प्रमुख स्थान रखती है और रोजगार भी एक स्थान पे है, क्योंकि युवा जिस तरह से आज परेशान है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पढ़ लिख तो ले रहे हैं लेकिन पढ़ लिख कर उनको समोसे और ये सब नहीं बेचना है, नौकरी चाहिए उनको। आप बताइए मैडम, आप बताइए, अभी 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2017 के पहले लगा 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर समाजवादी पार्टी ने इतना ही रोजगार दिया होता अपनी सरकार में तो ऐसे समस्या ही नहीं आती। पहली चीज ये लोग जो आरोप लगाते हैं, जब इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार थी तो इनके यहाँ भर्तियों। जायसवाल जी, आपसे कहना चाहेंगे कि आपने अगर बोला कि अगर दे देती, लेकिन सरकार तो इसी उम्मीद के साथ जनता बनाती है कि जो उसका लक्ष्य है वो उसे तो मिले, विकास के मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, जितने मुद्दे हैं ये उसी के तर्ज पे ही सरकार बनाती है। देखिए, जो विकास का मुद्दा मैं आपको बता देना चाहता हूं, विकास के मामले में
70 साल हो गया इस देश को आजाद हुए, लेकिन इस 5 साल की सरकार में जितना काम योगी जी की सरकार में हो गया उत्तर प्रदेश में, कभी नहीं हुआ। कभी आपने सड़क बने हैं, इतने सड़क बने हैं, आप सड़कों पे कभी जाइए, उत्तर प्रदेश की एक भी सड़क ऐसी जिसकी चौड़ाईकरण नहीं किया गया। 2 लेन की सड़कें को 4 लेन बनाया गया है, 4 लेन को 6 लेन बनाया गया है। इसी सरकार में सपा बसपा में एक एक्सप्रेसवे देना मुश्किल होता था, इस सरकार ने 5-5 एक्सप्रेसवे दे दिए, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर बनाया जी। सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में आगरा एक्सप्रेसवे बना, इतना मजबूत एक्सप्रेसवे बना कि फाइटर प्लेन वहां उतर जो है, फाइटर प्लेन वहां उतरती है, इस तरह के मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सड़क बन रही है, नारियल फोड़ने से सड़क टूट रहा है, इस तरह की सड़क बन रही है भाजपा की सरकार की। सबसे बड़ी हमारी सरकार बना फाइटर प्लेन उतरता है, जनता पार्टी की सरकार में नारियल फूटने से सड़क फूट रहा है। ये भाजपा की सरकार की विकास है। भाई साहब चलिए जी, आप बोलते तो मैं नहीं बोलता हूँ, कभी कभी इतना ये कि मैं अपनी बात कह सकूं। सरकार भी जो 5 साल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरे प्रदेश की जनमानस की यही चाहत है कि फिर से आए सरकार। गुंडे माफियाओं पे जो बुलडोजर चले हैं, ये सब प्रदेश की जनता के कर्ज पे फिर से उनको 2017 के पूर्व मोहम्मद सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सपा नेता भी मौजूद हैं और भाजपा प्रवक्ता जो है वो दोनों आज हमारे साथ इस पैनल पर मौजूद हैं। दोनों से मेरा एक सवाल है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले समाजवादी पार्टी की, तो मंजूर आलम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सपा के 28 उम्मीदवार हैं उनमें से जो 21% की बात की जाए, 75% यानी कि जो 21 उम्मीदवार हैं उनमें लगातार जो आरोप हैं वो काफी ज्यादा है। क्यों आखिर समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाती है जिन पर पहले से ही आरोप लगे हों, मुकदमे दर्ज हों, जिन पर खुद मुकदमे दर्ज हैं, वो जनता के बीच जाकर आखिर किस तरीके से काम करेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? समाज योगी जी के ऊपर कितने? आप अपने सवाल का पहले जवाब दीजिए। मैं शुरू ये करना चाहता हूं कि सिर्फ हमारे आप हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के भाजपा पर आएंगे। हमने ऐसा नहीं बोला, सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं की है। शुरू करने से पहले मैंने इसी वजह से बोला था कि हमारे साथ सपा और भाजपा दोनों लोग मौजूद हैं। मंजूर आलम, देखिए जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा उसमें जो है उन सूची में उन लोग का नाम है। भारतीय जनता पार्टी की बात अभी नहीं आई है मंजूर आलम, भारतीय जनता पार्टी की बात अभी नहीं आई है। समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ और कृपया करके भूमिका मत चेंज करिए। सवाल मैं कर रही हूँ, जवाब उसका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को बीच में मत लाइए। जब भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो उसके लिए अजितेश जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी जी, हमारा अतुल प्रधान की बात करें, अतुल प्रधान की बात करें, समाजवादी पार्टी से और मेरठ की सरधाना सीट से वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके बारे में आपको पता है? 38 मुकदमे दर्ज हैं, 38 मुकदमे। बोलने की क्षमता किसी समाजवादी प्रवक्ता नहीं है मैडम। जब भी आप अपराधियों की बात करेंगी तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खामोश हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है। आप जनता कर रही है, समाजवादी पार्टी की अभी बात हो रही है, तो को टिकट देने में सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देने में हम समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात थोड़ा सवाल करेंगे तो उनके प्रवक्ता खामोश हो जाएंगे। कितने लोग आपके यहाँ, कितने मुकदमे हैं, कितने मुकदमे वाद लोग मंत्री बने में आप टिकट तो देंगे। अजितेश जायसवाल आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मंजूर आलम से जो मेरा सवाल था उसका जवाब उन्हें दे लेने दीजिए। मंजूर आलम जी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कह सकते हैं। जी, हमारा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में चाहे जो भी, हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि स्वच्छ जो अगर प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं वह जो है उनका अब क्या है बैकग्राउंड, वो तो थोड़ा बहुत तो सब लोगों के साथ वो अगर उस तरह का होगा तो 38 मुकदमे कम होते हैं। अपना जिताऊ उम्मीदवार देखा होगा कि हमारा कंडीशन वहां पे जो है हर पार्टी कभी करते हैं। हर लोग जब हर पार्टी अपने उम्मीदवार को नहीं देख रहा है कि कौन कैसा है, ला के उम्मीदवार
जिताऊ के नाम पर वहां पे रख दे रहे हैं। वो लोग भी, अगर सारी राजनीतिक पार्टियां ये करे कि हम किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को नहीं रखेंगे, चलिए ठीक है, अतुल प्रधान की बात हो गई है। जी जी बिल्कुल, अतुल प्रधान की बात हो गई है। योगेश वर्मा के पास जाएंगे, समाजवादी पार्टी से हैं, ये आपराधिक छवि वाले टॉप 5 प्रत्याशियों में दूसरे नंबर पर हैं ये। इनके बारे में कुछ कहना है आपको? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ भी रही है, सुन भी रहे हैं, लेकिन ये अपराधियों पर नहीं बोल पाएंगे। इस पार्टी की परंपरा है ये। नहीं नहीं, आपके यहाँ तो अपराधी भारतीय जनता पार्टी में बहुत है, समाजवादी और बीजेपी दोनों में अपराधी है। मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं है। नाहिद हसन एक और नया नाम। जी बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं मंजूर होगी। आलम जी, अपराधियों को नहीं बोलेंगे। अजितेश जी आपके पास आएंगे। भाजपा के लिए भी कई सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन सवाल अभी समाजवादी पार्टी का हो रहा है। नहीं मैडम, दोनों पार्टियों में अपराधी है, समाजवादी में भी बीजेपी में भी। जी, मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी जो भी प्रत्याशी उतारे हैं वह काफी दिनों से पार्टी के साथ हैं। अगर ये एक निर्वाचन आयोग का एक नियम बने, यहाँ इतने लोग जो अपराधी प्रवृत्त होंगे, इतने मुकदमे होंगे, उनको ये भी फार्म नहीं दिया जाएगा, उनको चुनाव से रोक दिया जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए आप अजितेश जायसवाल लगातार आप हमारे साथ बने रहे हैं, आप लगातार बताए हैं। उन्होंने तो खैर कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दें इस पर। भारतीय जनता पार्टी की बात पर अब आएंगे, क्योंकि सवाल हमारा दोनों से था। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आते हुए मनिंदर पाल नाम जानते होंगे आप, मेरठ के सिवाल खास से भाजपा के उम्मीदवार हैं ये, ठीक है। आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की सूची में इनका जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर आता है। देखिए, जो भाजपा के प्रत्याशियों पे जो दर्ज मनिंदर पर कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। 18 जी, वो कोई मुकदमे जो है जी किसी राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज किए गए हैं। धरना प्रदर्शन के द्वारा, जो विपक्ष के द्वारा जो धरने प्रदर्शन, लेकिन भाजपा किसी प्रत्याशी पार्टी में मुकदमा जो दर्ज हो रहा है नेताओं पे, रंगदारी मांगने का अपराध नहीं है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पास है। देखिए, किसी के राजनीतिक द्वेष पर मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज हो सकता है, मगर जो मुकदमे की श्रेणी होती है, दंगा कराना, जबरन अवैध वसूली कराना, अपहरण कराना, सब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की इसमें अहम भूमिका रहती है। भाजपा का प्रत्याशी ऐसा एक भी नहीं है। नहीं, सब लोग भाजपा में बहुत पवित्र हैं। भाजपा के 57 उम्मीदवारों में से 29 जो उम्मीदवार हैं उन पर मुकदमे दर्ज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी सबसे एक नंबर पर ही है। उस पर बताना चाहेंगे कि 28 उम्मीदवारों में से 21 जो उम्मीदवार हैं उन पर भी मुकदमे दर्ज हैं। तो लगातार मतलब कहने का साफ तौर पर यह है कि ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है जनता के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए, जिन पर खुद ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जी, समाजवादी पार्टी, ये उसकी परंपरा है, ये हर चुनाव में ऐसे अपराधियों को ढूंढ के टिकट देती है। वो दूध का धुला कोई नहीं है। अजीत जायसवाल जी, देखिए, भारतीय जनता दूध के लाख में करते हैं, इतने पैनल से टिकट का वितरण होता है इतने चरण में कि एक एक प्रत्याशियों की पूरी बायोडाटा देखने के बाद स्वच्छ प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है, जिनकी जनता के बीच एक अच्छी छवि हो। अब किसी के ऊपर द्वेषपूर्ण, कोई सत्ता में आ गया, विपक्ष में है, उसके ऊपर द्वेषपूर्ण मुकदमा दर्ज करा दे, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके चक्कर में कोई 144 धारा तोड़ रहा है। जी, कितनी किसकी अच्छी छवि है वो एडीआर रिपोर्ट जो आती है उसमें साफ कर दी गई है, कम कोई किसी से नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एआईएम नेता राशिद जमीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, सपा नेता मंजूर आलम हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ अजितेश जायसवाल हमारे साथ इस वक्त पैनल पर मौजूद थे, जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, किस तरीके से कौन सी पार्टी काम कर रही है, किन विकास कार्यों को लेकर वो आगे आ रही है, इस पर अपनी बात कही। तो आपको बताना चाहेंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव के जो पहले चरण का जो मतदान है वो जारी है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट लगातार डाले जा रहे हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।